यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का एक क्वेश्चन पेपर। पूरा 30 क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। एक सेट है, ये फरवरी 2016 यानी फरवरी 2016 का पेपर है। स्टार्ट करेंगे, समझेंगे। ये पेपर 1 है। कल हमने पेपर 2 किया था, मतलब रोज अलग अलग सेट हम करते रहते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 से कोई खास अंतर पड़ता नहीं है, बहुत माइन्यूट सा डिफिकल्टी लेवल का अंतर होता है। कई बार वो भी नहीं होता क्योंकि सिलेबस आपका सेम है। इसके अलावा आप में से कई लोग उत्सुक होंगे कि बाकी की मेरी 3-4 क्लासेस थी, आज दिन में वो हुई नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। आंखों में और सर में दर्द था। अभी थोड़ा दवाई वाई लेकर के और थोड़ा रेस्ट करके कोशिश ये है कि एटलीस्ट एक सेशन तो हो ही जाए, है ना। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है जब भी तबीयत खराब होती है। कई लोगों को लगता है यार वहाँ क्लास नहीं हुई, यहाँ कैसे हो रही है, यहाँ नहीं हुई वहाँ कैसे हो रही है। जब भी मुझे लगता है कि मैं लेने की स्थिति में हूँ या मैं ले सकती हूँ क्लास, मेरी तबीयत ठीक है किसी भी तरीके से, तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। चाहे एक ही लूँ, ले लेती हूँ जहाँ पे भी मौका मिलता है। खैर, ऐसा कम ही होता है। कल मिलेंगे, कल सभी जगह पर सेशंस अपने टाइम पर होंगे। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करें आज का सेशन। बिल्कुल आज, अच्छा मैं आज पहली बार लाइव हूँ, कोई कह रहा है, बहुत बढ़िया, लाइक शेयर कर दीजिए। ईवीएस करा दूंगी यार, चाहे मेरे को ज्यादा सेशंस लेने पड़े, टेंशन मत लिया करो। बहुत बार सीटेट पढ़ाया है और मजा आता है सीटेट में। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, शायद आप देख पा रहे होंगे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन सेज मोस्ट, एक मिनट, मोस्ट क्लासरूम्स इन इंडिया आर मल्टीलिंगुअल। ज्यादातर जो कक्षाएं हैं भारतवर्ष में वो क्या हैं, बहुभाषी हैं। एंड दिस नीड्स टू बी सीन एज डैश बाय द टीचर। और शिक्षक को इसको किसके रूप में देखना चाहिए, ये बताइए फटाफट से, जल्दी बताइए, तेजी से आंसर कीजिए। ग्रेट, बी ऑप्शन, मतलब रिसोर्स। बिल्कुल, जहां मल्टीलिंगुअलिज्म आ गया, आप इसको रिसोर्स, एक संसाधन के रूप में देखते हैं। दूसरी भाषा में कहें तो इसको एसेट के रूप में देखते हैं, एक संपत्ति के रूप में देखते हैं। क्योंकि बच्चा जो भी घर से लेकर के आता है दैट इज गुड, है ना। उसका आपको यूज करना है, उसकी प्रीवियस नॉलेज का, जो चाहे वो उसकी सांस्कृतिक नॉलेज हो, सांस्कृतिक ज्ञान हो, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य हो, उसका बैकग्राउंड हो, उसका समाज, उसका कल्चर, उसकी भाषा, तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि वाइगॉस्की कहते हैं। तो आपको रिसोर्स बनाना है। एक कक्षा में कई भाषाएं बोलने वाले बच्चे होंगे, इसी को हम मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषिता कहते हैं, जो कि एक स्वाभाविक बात है कि ऐसा होगा, है ना। क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग घरों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो बच्चों की मातृभाषा डिफरेंट हो सकती है। इस चीज को आपको एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना है, उनकी मातृभाषा का प्रयोग करना है, एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, नकारना नहीं है, इसको हर्डल, प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल, बॉदर नहीं मानना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मिस्टेक्स एंड एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स। भाई जो गलतियां शिक्षार्थियों के द्वारा होती हैं, गलतियां और त्रुटियां, उनका क्या करें। पहला ऑप्शन है आर इंडिकेटिव ऑफ द फेलियर ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। क्या है, सूचक हैं शिक्षक और शिक्षार्थी की असफलता की। गलतियों से कोई असफल नहीं हो सकता, ये बात निश्चित है ना। दूसरी बात हुई शुड बी सीन एज अपॉर्चुनिटीज टू अंडरस्टैंड देयर थिंकिंग। ये बात थोड़ी हमें सही लग रही है। एनसीएफ कहता है कि जो एरर्स हैं, जो गलतियां हैं, वो विंडो देती हैं, हमें झांकने का मौका देती हैं बच्चे की थिंकिंग में, वो सीखता कैसे है, इस बात के लिए एक विंडो का काम करती हैं। कौन, आपकी एरर्स, आपकी मिस्टेक्स। क्योंकि आपको पता कैसे लगेगा बच्चा सीखता कैसे है या वो कैसे सोचता है, जो आपने समझा दिया उसने समझा कैसे, ये आपको उसकी मिस्टेक्स से पता लगेगा, उसके एरर्स से पता लगेगा। शुड बी सीवियरली डेल्ट विद। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सीरियस होकर उसको मतलब बिल्कुल दंड दे देंगे कि ये तो बिल्कुल जड़ से ही खत्म कर देंगे हम आज, या तो बच्चे को या तो गलती को, है ना। ऐसा कुछ नहीं करना। वैसे आर अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू लेबल चिल्ड्रन। ये लेबलिंग तो सबसे गलत चीज है, रैंकिंग, लेबलिंग, ये सब हम नहीं करते। आंसर होगा इसका शुड बी सीन एज अपॉर्चुनिटी, या उसके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। डैश व्यूज चिल्ड्रन एज एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज एंड लिटिल साइंटिस्ट हु कंस्ट्रक्ट देयर ओन थियरीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कौन ये मानता है, किसके विचार से बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की, अपनी समझ की रचना स्वयं करते हैं। बताइए फटाफट से, आंसर कीजिए बहुत ही तेजी के साथ, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे, है ना। बिल्कुल, कौन कहता है, प्याजे चाचा। दी आपके नेम एंड पिक से फेक वीडियो बन रही है। जानवी किसी दिन सबको कॉपीराइट मार देंगे। बाकी जब तक अगर कुछ ऐसा नहीं है जिससे कुछ दिक्कत हो, कोई बेचे या कुछ करे, वो एक बहुत ही नेगेटिव बात है। किसी ने बताया ग्रुप पे कोई, फेसबुक ग्रुप पे कोई नोट्स वगैरह बेच रहा है, वो सबसे खतरनाक बात है। मैंने आज तक कुछ नहीं बेचा ऐसा। चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो इस तरीके का कुछ भी हो, तो उस चीज से बच के ही रहे, है ना। देखिए,
डैश व्यूज चिल्ड्रन, बाकी जब जहां तक बात मतलब ठीक है, कुछ पॉजिटिव चीजों को फैलाने की वो ठीक है, वो सभी की बनती है वीडियोस, उसमें फिर बहुत बड़ी बात उसको नहीं कहेंगे जब तक नेगेटिव कुछ ना हो। डैश व्यूज चिल्ड्रन एज एक्टिव बिल्डर्स और लिटिल साइंटिस्ट, मतलब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्टिविटी करते हैं दुनिया में आकर के बच्चे, ठीक, एक्टिविटी करते हैं, ऐसी चीजों को रिपोर्ट कर सकते हैं आप। एक्टिविटी करते हैं, कौन कहते हैं ये? जीन प्याजे कहते हैं एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। इसको अलग अलग भाषा में बदल करके पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मींस यानी बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का मतलब क्या है? बताइए एक बार, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का मतलब क्या है? आस्किंग द चिल्ड्रन टू फॉलो एंड इमिटेट द टीचर, यानी शिक्षक को का अनुगमन और इमिटेट करना, उसको अनुकरण करना, इसको हम चाइल्ड सेंटर्ड कहेंगे? नहीं, जिसमें बच्चा सेंटर में हो। दूसरा कहता है गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस वॉइसेस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, या फिर बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता, यानी उनको बिल्कुल आप छोड़ देंगे फ्री, या फिर गिविंग मॉरल एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। देखो सिर्फ ये सब नहीं होगा कि आपने खाली, आप बात ये है कि टीचर का या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब क्या है? बच्चा सेंटर में हो, सारी एक्टिविटी उसके नीड के अकॉर्डिंग प्लान्ड हो, उसकी रुचि के अनुसार प्लान्ड हो। तो गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस वॉइसेस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, लर्निंग बाय डूइंग हो, बच्चा एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेज, ये थोड़ा सा टेढ़ा सा टाइप है इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आ टीचर कैन हेल्प द चिल्ड्रन टू प्रोसेस अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, एक जटिल जो परिस्थिति है उसको प्रोसेस करने के लिए शिक्षक कैसे मदद कर सकता है बच्चों की, ये हमसे पूछा है। यहां से बिल्कुल क्लियर है, आप अपनी क्वालिटी इंक्रीज कीजिए और लाइक शेयर कर दो यार, पॉजिटिव रहा करो, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है दुनिया में ऑलरेडी। बताओ एक बार, नॉट ऑफरिंग एनी हेल्प एट ऑल सो दैट चिल्ड्रन लर्न टू हेल्प ऑन देयर ओन, उनको कोई हेल्प ही नहीं देंगे, फिर आप टीचर किस बात के हुए? सिर्फ लेक्चर देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। देख लो बच्चा कहाँ एक्टिव है, सबसे ज्यादा जहां बच्चा एक्टिव है वही हमारा आंसर होगा। ब्रेकिंग द टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड राइटिंग डाउन इंस्ट्रक्शंस, जब भी समस्या बड़ी होती है ना तो आप उसको छोटे हिस्सों में विभाजित करते हैं, आप उस पर डिस्कशन एनालिसिस करते हैं और तब उसको सुलझाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे अच्छा तरीका है कि आप समस्या को समझें, टुकड़ों में बांटें और फिर सॉल्व करें, यदि कोई चीज इतनी कॉम्प्लेक्स है तो, है ना। एनकरेजिंग कॉम्पिटिशन एंड ऑफरिंग अ हाई रिवॉर्ड, सिर्फ रिवॉर्ड से तो नहीं होगा, कंपटीशन को तो एनकरेज कभी नहीं करना। बच्चे से खुद के ही, जो आपने, जैसे आप कल थे आज जैसे हैं, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं, मतलब सेम बच्चे से ही आप खुद को कंपेयर करा सकते हैं, बाकी बच्चों से नहीं, एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं, क्योंकि फेयर नहीं है वो, सबकी क्षमताएं अलग हैं, सबका इंटरेस्ट अलग है, चाहे दो बहन भाई ही क्यों ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स टू रिप्रोड्यूस नॉलेज इन द सेम वे एज इट इज रिसीव्ड, यानी विद्यार्थियों से आप ये अपेक्षा रखते हैं, मीटअप के लिए बताएंगे हम क्या करना है, अभी पेपर दो अच्छे से। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है, मतलब एज इट इज। मान लीजिए जैसे जिन शब्दों में मैंने आपको पढ़ाया हो या किसी ने भी आपको पढ़ाया हो या किताब से आपने पढ़ा हो, सेम शब्दों में आप रिप्रेजेंट कर देते हैं चीज को, तो आप रट्टू तोता कहलाएंगे, है ना। इसको हम अच्छी बात नहीं मानेंगे। इज एन इफेक्टिव असेसमेंट स्ट्रेटेजी, ये कोई इफेक्टिव प्रभावशाली नहीं है, ये प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल जो है, कोई भी एक व्यक्ति है, वो अपने अनुभव के अनुसार इंटरप्रेट करता है चीजों को, समझता है चीजों को, है ना। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। ऐसा नहीं हो सकता कि एज इट इज आप रिप्रोड्यूस कर दें, हालांकि आजकल के स्कूल्स इस बात को बढ़ावा देते हैं कि बिल्कुल मेरी मैडम ने ये बताया था, यही लिखना है, इन्हीं शब्दों में लिखना है। ईवीएस करेंगे, कल से कंटिन्यू करेंगे। इज गुड सिंस वी रिकॉर्ड एवरीथिंग एज इट इज इन आवर ब्रेन्स, ऐसा नहीं है, आप कोई रिकॉर्डिंग मशीन नहीं है, आपको समझना आना चाहिए। ईजी होता है असेसमेंट के लिए, ये भी बेकार सा पॉइंट हुआ, कोई लॉजिक इसमें बचता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। when students are given an opportunity to discuss a problem in groups, जब बच्चे को ग्रुप्स में कोई प्रॉब्लम डिस्कस करने को दी जाती है तो उनका लर्निंग कर्व होता है, कितने समय में कितनी मात्रा में लर्निंग हुई। मान लीजिए ये है आपका टाइम इंटरवल और ये है आपकी स्पीड ऑफ लर्निंग, तो ये बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा ये पूछा है। लर्निंग कर्व कैसा होगा? यदि बच्चे ग्रुप्स में एक दूसरे का साथ देकर के सीखते हैं तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि बेहतर होगा, बिकम्स बेटर, क्योंकि एक दूसरे का साथ उनको मिल जाएगा, पीयर लर्निंग होगी, ऐसे में एक दूसरे के साथ वो सीख पाएंगे, जो कि वाइगोस्की भी कहते हैं कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी सहयोगात्मक अधिगम।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ उसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, The pace of development varies from one individual to another, but it follows a dash pattern. यानी जो स्पीड ऑफ लर्निंग है, पेस ऑफ लर्निंग है, वो अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग होता है। कुछ लोगों को जल्दी बात समझ में आ जाती है, कुछ लोगों को समय लगता है, किसी को एक एग्जाम्पल समझ में आएगा, किसी को दूसरा आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ। पेपर 2 के लिए तो ईवीएस नहीं करेंगे यार, पेपर 2 में मैं नहीं छिड़ती हूँ एसएसटी और साइंस वाले सेक्शन को। पेपर 2 के लिए मैं 3 सब्जेक्ट डिस्कस कराती हूँ, हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी। बाकी पेपर 1 में हम ऑलमोस्ट काम की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। बताओ एक बार। आ सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली पैटर्न, बिल्कुल एक सीक्वेंस में चलता है, स्टेजेस बिल्कुल आपकी सीक्वेंस में चलेंगी कि पहले क्या होगा, प्री नेटल पीरियड होगा, फिर इन्फेंसी आएगी, फिर अर्ली चाइल्डहुड आएगा, फिर लेटर चाइल्डहुड आएगा, देन अडोलेसेंस आएगा, फिर अडल्टहुड आएगा, देन आपकी ओल्ड एज आएगी। मतलब क्या हुआ, एक सीक्वेंस में और एक ऑर्डरली पैटर्न है, एक सीक्वेंशियल और ऑर्डरली पैटर्न है। हालांकि इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी एक सीक्वेंस में ये चलता है। ठीक हो गई बात। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के विषय में कौन सी एक बात सही है, ये हमसे पूछा है। देखिए फटाफट से, डेवलपमेंट के विषय में कौन सी एक बात सही है, ये हमसे पूछा है। विच इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट, आंसर कीजिए, तभी जाकर के आगे बढ़ेंगे। सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, या फिर डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल। यूनि का मतलब है सिंगल, मल्टी डायमेंशनल हो सकता है, ये एक डायमेंशन नहीं है, इसके कई एस्पेक्ट हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। ठीक। डेवलपमेंट इज डिस्क्रीट, पृथक होता है, नहीं इंटर रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड है, ये आपस में जुड़े हुए हैं इसके एस्पेक्ट। सेम जगह पे, मतलब जन्म के समय ही शुरू और जन्म के तुम पे ही खत्म, तुमसे ही शुरू, ये कोई बॉलीवुड की मूवी और गाना नहीं है। डेवलपमेंट जन्म से पहले शुरू हो जाता है और आपकी मृत्यु तक चलेगा। ऐसा नहीं है कि जन्म के समय ही शुरू हुआ और तुमसे मतलब जन्म के समय ही खत्म हो गया। ठीक। तो हम कह सकते हैं, जो वाइगॉस्की कहते हैं, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट यानी सामाजिक सांस्कृतिक जो संदर्भ है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता है। किसमें? डेवलपमेंट में। जो आपका समाज और संस्कृति है, जिनसे बच्चा इंटरेक्ट करता है, इसीलिए हम ग्रुप लर्निंग को प्रमोट करते हैं। वूम टू टूम जाता है, एग्जैक्टली, कॉन्सेप्शन टू डेथ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई डू इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर। जो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं, मैं और आप या आप और बाकी के आपस में लोग, आप कैसे डिफरेंट हैं एक दूसरे से। ये जवाब हमसे मांगा है और हम तो दे देंगे, क्योंकि हमें आती है चाइल्ड डेवलपमेंट और एजुकेशनल साइकोलॉजी। हमें पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का खेल चलता रहता है, जिसके कारण कोई भी दो लोग सेम नहीं होते हैं। तो सिंपल आंसर है ड्यू टू द इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। सिर्फ इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक नहीं, एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक। ऐसा नहीं है सिर्फ जीन अलग है, एनवायरमेंट भी तो अलग है ना, तो एनवायरमेंट का भी रोल आपको अपनाना पड़ेगा। डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट हम कहते हैं, यानी गुणनफल है विकास आनुवांशिकता एवं वातावरण का। आनुवांशिकता वो लक्षण जो आपको अपनी जीन्स, अपनी हेरिडिटी, अपने पूर्वजों से मिल रहे हैं, और एनवायरमेंट जो आपको चारों ओर से घेरे हुए है। इन दोनों का जो इंटरेक्शन होगा, उससे आपका विकास होगा, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फैमिली प्लेज अ डैश रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन या ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे के सामाजिकरण में परिवार कैसी भूमिका निभाता है। सबके कमेंट दिखते हैं बट बहुत तेजी से जाते हैं, और फोकस अभी एग्जाम पे है ना। बताओ फटाफट से, आंसर करो। अगर मैं बात करूं बच्चे के सोशलाइजेशन में, प्राइमरी रोल है फैमिली का, ये बात आप भूल करके भी नहीं भूलेंगे। ठीक। सेकेंडरी कौन है? स्कूल। सेकेंडरी कौन है? स्कूल। नेबरहुड को कई बार प्राइमरी में डाल देगा, कई बार सेकेंडरी में। अगर फैमिली के साथ है नेबरहुड तो प्राइमरी में है, स्कूल के साथ है तो सेकेंडरी में चला जाएगा। सिंपल बात है ना, इट डिपेंड्स। तो प्राइमरी फैमिली इसको छोड़ करके, और सेकेंडरी स्कूल। स्कूल कभी प्राइमरी में नहीं आएगा और फैमिली कभी सेकेंडरी में नहीं आएगी। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नहीं तो इसमें कंफ्यूजिंग ऑप्शंस बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर। कौन सा एक पेयर सही से मैच्ड है? लाइक शेयर करो यार, 12,445 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, 7,200 लोगों ने लाइक किया है। क्या कहाँ लेके जाओगे इसको? 2016 का पेपर है, फरवरी का है ना, पेपर 1 है, और ये कल पेपर 2 करेंगे इसी का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर। फॉर्मल ऑपरेशनल चाइल्ड क्या है? इमिटेशन करता है, ये तो सेंसरी मोटर वाला ही कर लेगा। इन्फेंसी में लॉजिक आ जाएगा, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में क्या आएगा फिर? तो ये तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आता है लॉजिक।
ठीक, 7 से 11 में। प्री ऑपरेशनल में डिडक्टिव थॉट नहीं, फॉर्मल ऑपरेशनल में आता है डिडक्टिव थॉट। प्याजे की स्टेजेस हैं, जिनको एलियन बातें लग रही हो वो प्याजे की थियरी देख लें, लगभग 1 मिलियन लोग देख चुके हैं। प्याजे, वाइगॉस्की और कोहलबर्ग की एक थियरी मैंने 2 घंटे में कराई हुई है, यूट्यूब पे ही देख लेना। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड इज एबल टू कंजर्व एंड क्लासिफाई, बिल्कुल सही बात है। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा है उसको कंजर्वेशन आ जाता है। कंजर्वेशन का मतलब है शेप और साइज के चेंज होने पे भी क्वांटिटी सेम रहती है, यानी वॉल्यूम नहीं बदलता है, ये है कंजर्वेशन। और अगर मैं बात करूं तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल प्याजे की 4 स्टेजेस हैं, कैसे याद रखोगे? SPCF, इसकी एक ट्रिक होती है SPCF मतलब सम पीपल कांट फोकस। इतनी कहानी याद रखने से अच्छा है आप SPCF याद रख लो, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में पहली बार लॉजिक आता है, इंडक्टिव लॉजिक, डिडक्टिव आएगा फॉर्मल ऑपरेशनल में 7 से 11 वर्ष। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 3 CCS आता है। CCS का मतलब चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन आता है। ये 3 गुण आते हैं 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अ चाइल्ड सेज क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन द सन, जो कपड़े हैं वो धूप में जल्दी से सूखते हैं, जैसे कि आपके बाल और जैसे कि आपके। मैराथन क्लास में बताती हूँ, 1-2 दिन में शुरू कर देंगे। मैम योर टीचिंग स्टाइल इज सुपर, आप बहुत इजी में पढ़ाते हो, धन्यवाद बादल कुमार। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, फटाफट से आंसर करो, बातें मत करो। क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन द सन, सिंपल बात है, कॉज एंड इफेक्ट है। कारण क्या है? कारण है धूप यानी सन, और काम क्या है, प्रभाव क्या है? कपड़ों का सूखना। तो सिंपल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बच्चा लगाने लगा है। ठीक हो गई बात। अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन डैश फ्रॉम एडल्ट्स देन इन डैश। इसमें पता नहीं आप लोग इतनी गलतियां करते हैं, और ये 3-4 बार पूछा जा चुका है, अलग अलग भाषा बदल करके क्वेश्चन। काइंड और अमाउंट कह देगा, क्वालिटी और क्वांटिटी कह देगा। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है हमें, नहीं तो गलत हो जाएगा। प्याजे कहते हैं बच्चे भी उतना ही सोचते हैं, दैट मीन्स अमाउंट सेम है, बच्चा भी बराबर अमाउंट में सोचता है, मतलब डिफर्स इन, अलग किस में है? काइंड में। प्रकार अलग है बच्चे के सोचने का, वो खिलौने के लिए रो रहा होगा और आप भी एक तरह के खिलौने के लिए रो रहे होंगे, हो सकता है कोई इंसान हो, है ना। खैर ये तो मजाक की बात हुई, प्रकार अलग हो सकता है, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स डिफरेंट हो सकती हैं, उसकी थॉट अलग हो सकता है, बट अमाउंट सेम है, सोचता वो भी है, थिंकिंग उसमें भी है। तो अमाउंट सेम है, काइंड अलग है। इसको दूसरी भाषा में कहूं तो काइंड को हम कह सकते हैं क्वालिटी डिफरेंट है बच्चे के थॉट की, जो गुणात्मकता है वो डिफरेंट है। अमाउंट यानी मात्रा, क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी सेम है। तो ये भाषा को आप ध्यान में रखेंगे। बहुत जोक समझ में आ रहे हैं कई लोगों को, हैं, ये थोड़ा सा जरूरी है, माहौल को लाइट रखना, एग्जाम आपका पास में है, ज्यादा प्रेशर लेके पढ़ोगे तो। कल मैं देख रही थी लाइव क्लास में, उधर स्पेशल क्लास में पोल गलत कर रहे थे आप लोग, आसान आसान क्वेश्चन के, क्योंकि आप लोग प्रेशर फील कर रहे हो थोड़ा एडमिट कार्ड आने के बाद। तो लाइटली पढ़ो, जैसे पढ़ रहे हो वैसे भी कुछ बदल नहीं जाएगा प्रेशर ले लेने से। ठीक, सिंपल बात है। जो बच्चे का, इधर भी मैं बता देती हूँ, हिंदी वालों को भी दिक्कत रहती है, प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है। अभी मैंने बताया किस में भिन्न है? प्रकार में, काइंड में अलग है, प्रकार में अलग है, प्रकार में भिन्न होता है बजाय के मात्रा के, अमाउंट के। मात्रा को हम दूसरी भाषा में क्वांटिटी कह सकते हैं और इसको हम क्वालिटी कह सकते हैं। ठीक, तो वयस्कों से प्रकार में भिन्न है मात्रा की बजाय। सिंपल आंसर, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए एक बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग, यानी स्कैफोल्डिंग, मचान, ढांचा जिसको हम कह रहे हैं। वाइगॉस्की वैसे जेरोम ब्रूनर ने इसको पहली बार यूज किया था, बट वाइगॉस्की की थ्योरी में भरपूर प्रयोग में आता है। ठीक है, फटाफट से बताइए कौन सा एक एग्जाम्पल है स्कैफोल्डिंग का, जल्दी बताइए। गिविंग मोटिवेशनल लेक्चर्स, जी नहीं, हेल्प की बात है। टेम्परेरी सपोर्ट को हम, अस्थाई मदद को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। टेम्परेरी हेल्प जब तक जरूरत है तब तक दे देंगे, फिर बच्चा खुद करने लग जाएगा। सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे देना, मटेरियल दे देना नहीं, प्रॉम्प्ट्स देना, जहां जरूरत है उसको हल्की सी क्यूज, हिंट वगैरह दिए, क्वेश्चंस पूछे, ये हम कह सकते हैं, इसको स्कैफोल्डिंग कहेंगे। टेम्परेरी हेल्प कहेंगे, हाफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, हिंट दे देना, कहीं जहां वो अटके बच्चा वहां उसको हेल्प दे देना, ये स्कैफोल्डिंग है। टेम्परेरी हेल्प है, एक ऐसी सीढ़ी है उसको तब हटा लिया जाता है जब बच्चा खुद चढ़ना सीख जाए बिना सीढ़ी के। देखिए एक बार, जैसे साइकिल चलाने का एग्जाम्पल मैंने बहुत बार दिया है, आपने वाइगॉस्की का लेक्चर देखा होगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की चिल्ड्रन लर्न, वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, बताइए फटाफट से। वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, इस बात को बताने का कष्ट आज आपको करना ही होगा, बताइए। सी ऑप्शन, यानी बाय इंटरेक्टिंग विद अडल्ट्स एंड पीयर्स, बिल्कुल सिंपल आंसर है, बीपीएल की तरह। सी आपको एससीएल याद कराया हुआ है, सोसाइटी कल्चर लैंग्वेज, यानी समाज संस्कृति और भाषा को महत्व देते हैं वाइगॉस्की। इनकी थियरी का नाम सोशियो कल्चरल अप्रोच है, यानी एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक अधिगम को वाइगॉस्की प्रमोट करेंगे कि बच्चे अडल्ट से भी सीख सकते हैं, वो अपने बड़ों से सीख सकते हैं, वो अपने एनवायरमेंट से सीख सकते हैं। मैचुरेशन की बात पियाजे करते हैं, इमिटेशन की बात बेंड्यूरा करते हैं, रीइंफोर्समेंट की बात स्किनर करते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, कोहलबर्ग हैज गिवन, कोहलबर्ग ने क्या दिया है, तो कोहलबर्ग ने बताइए क्या दिया है, मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास के सिद्धांत दिए हैं कोहलबर्ग ने, जिसमें 3 लेवल्स हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, और 6 स्टेजेस हैं, 6 स्टेजेस हैं, 3 लेवल हैं, ठीक है बात। तो हम कह सकते हैं मॉरल डेवलपमेंट की थियरी दी है, जो पियाजे से इंस्पायर्ड थी, कॉपीड नहीं थी, इंस्पायर्ड थी, तो इसको कभी भी डुप्लीकेटेड नहीं मानना है, कई बार ऑप्शन भटकाने के लिए दे देता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक बार थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ऐसे चील वाली आंखें ले आओ। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज इलस्ट्रेटिव ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, यानी चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का उदाहरण है या प्रदर्शित करता है, बताइए फटाफट से, आंसर कीजिए बहुत तेजी के साथ। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है आप लोगों का, हम लोग 13,800 लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। क्या कहें, आ क्लास इन विच स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ग्रुप्स एंड द टीचर टेक्स टर्न्स टू गो टू ईच ग्रुप, मतलब बच्चे ग्रुप में भी सीख रहे हैं और टीचर कहीं बीच में है क्लास के, ऐसा नहीं है टीचर एक जगह पे बैठा हुआ है और बच्चे बस वहीं से चौक फेंक फेंक के मारी जा रही है, वो वाली स्थिति नहीं है, है ना, वो वाली स्थिति नहीं है। मेरी मौसी जो है खाना खाने के लिए फोन कर रही है, रुक जाओ 1 मिनट। देखो एक बार, तो हम कह सकते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वो है जहां पे बच्चे ग्रुप्स में एक दूसरे के साथ मिलकर सीख रहे हैं और टीचर हेल्प करता है उनको ग्रुप के पास जा जा करके जहां जरूरत हो। बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बता दो, मजाक की बात बाद में करना। आंसर करो फटाफट से। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन का मतलब है जहां शिक्षक जाए हेल्प करने। देखो, सिर्फ टेक्स्ट बुक सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, सिर्फ रिवॉर्ड सेंटर्ड नहीं, पनिशमेंट सेंटर्ड नहीं, मेमोराइजेशन नहीं, जहां बच्चा एक्टिव है, बच्चा एक्टिव बी ऑप्शन में है। इन आसान क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना है आपको, क्योंकि ये गलत होंगे तो आपके नंबर बिना मतलब के चले जाएंगे। इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि क्या है, इंटेलिजेंस इज, बताइए फटाफट से आंसर कीजिए बहुत ही तेजी के साथ। इंटेलिजेंस इज व्हाट, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू इमिटेट अदर्स, जी नहीं, है ना, ऐसे नकल के लिए अक्ल चाहिए, वो वाली अक्ल नहीं कहते हैं उसको, इंटेलिजेंस को, है ना। सिंगुलर एंड जेनरिक कॉन्सेप्ट नहीं, स्पेसिफिक, जस्ट एक स्पेसिफिक एबिलिटी की बजाय हम कहेंगे सेट ऑफ कैपेबिलिटीज है, मल्टी डायमेंशनल है इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल है, कई आयाम हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20th कहता है अर्ली चाइल्डहुड इज डैश पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है अर्ली चाइल्डहुड को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के, और मैं आपको बार बार बताती हूँ अर्ली चाइल्डहुड क्या है, सेंसिटिव पीरियड है, संवेदनशील काल है, भाषा को सीखने के लिए फास्टेस्ट पीरियड है, जब सबसे तेजी से भाषा का विकास होगा। इवन हमारा ग्रोथ, जो फिजिकल ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से होता है, सोशलाइजेशन भी बहुत तेजी से होता है। तो एक सेंसिटिव पीरियड है, संवेदनशील पीरियड है, या क्रिटिकल पीरियड है, या फास्टेस्ट पीरियड है भाषा के विकास के लिए। बहुत तेजी से बच्चा भाषा को सीख रहा होता है, आप देखते हैं 2 साल के बाद इतनी रॉकेट की तरह वो सीखता है, हर चीज को बोलने लगता है, प्रयास करता है बोलने का, 2 से 6 वर्ष के बीच में। क्वेश्चन नंबर 21 है, A teacher remarks in a co-education class to boys, be boys and don't behave like girls. लड़के लड़कों की तरह व्यवहार करो, क्या लड़कियों के जैसे व्यवहार कर रहे हो। अब व्यवहार में भी ठप्पा
ठप्पा चाहिए आपको कि किसकी तरह करें, हैं? तो ये क्या हुआ, ये स्टीरियोटाइपिंग है, सिंपल दिख रही है कि स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि जरा सा सॉफ्टली अगर कोई बोल दे तो वो लड़कियों की तरह है, कोई रूडली बात कर दे तो वो लड़कों की तरह है। तो मतलब स्टीरियोटाइप है, रूढ़िबद्धता है, जिसके बेसिस पे हमने डिस्क्रिमिनेट कर दिया है, अंतर कर दिया है लड़के और लड़कियों में। ये डीलिंग का कोई एग्जांपल नहीं है, बायोलॉजिकली ऐसा नहीं है कि रूड ही हो सकते हैं, लड़कों को पोलाइटली बात करना नहीं आ सकता, ऐसा कहीं लिखा नहीं है ना। आवाज में अंतर हो सकता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की तो बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है असेसमेंट यानी आकलन। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट जहां भी आपको दिखे तो आप सोचेंगे बच्चे की लर्निंग में इंप्रूवमेंट के लिए काम आना चाहिए असेसमेंट को। तो शुड क्या करें? असेसमेंट शुड एक्टिवली प्रमोट कंपटीशन? जी नहीं, कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए नहीं, टेंशन क्रिएट करने के लिए नहीं, इंप्रूव कराने के लिए लर्निंग को, बिल्कुल सही बात है, फीडबैक के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, रेमेडियल टीचिंग के लिए, अचीवमेंट को जानने के लिए, मोटिवेशन के लिए, ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। लेबल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक वर्ड है, लेबल नहीं करना, बच्चे पे ठप्पा नहीं लगाना, होशियार और बेकार का। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स इंक्लूजन? इंक्लूजन 5 नंबर का आता है, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। अगर ना देखा हो अभी तक वीडियो देख लेना, चैनल पे सब कुछ कराया हुआ है, इतना फ्री सीटेट में नहीं पढ़ाया किसी ने भी। बताइए एक बार, फटाफट से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, और आज से नहीं 2016 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स इंक्लूजन? समावेशी कक्षा के बारे में। समावेशी कक्षा का टैगलाइन क्या है? जल्दी बताओ। एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, हर किसी को इंक्लूड करना है, चाहे कितने भी अंतर क्यों ना हो। तो एक ऐसी गिफ्ट ऑफ गॉड है, हमें नहीं पता, ऐसा हमने कुछ नहीं सुना, कोई बच्चा नहीं सीख सकता, ये भी बेकार की बात है। एक ऐसी फिलॉसफी है जो ये मानती है कि हर बच्चे को इक्वल एजुकेशन लेने का अधिकार है नॉर्मल स्कूल में, क्योंकि सोसाइटी में भी तो हम लोग साथ रहेंगे ना। जिनको स्पेशल नीड, कोई विजुअली इंपेयर्ड है, किसी को सुनने में परेशानी है, चलने में परेशानी है, समाज में तो वो एक ही साथ रह रहे हैं, तो स्कूल उनके लिए अलग क्यों? सबको एक ही छत के नीचे हम सिखा पाए विशेष प्रावधान करके। सेग्रीगेट तो करना ही नहीं है। इंक्लूजन, सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, यानी अलगाव प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, तो अलगाव नहीं करना, अलग थलग नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, टू केटर टू दी चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड। कुछ बच्चे वंचित वर्ग से आते हैं आपकी कक्षा में, ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन का ही टॉपिक है। वंचित वर्ग से आते हैं, वो जाति, समूह, आर्थिक स्थिति, किसी भी भाषा, किसी भी आधार पे वंचित हो सकते हैं, जो बाकी लोगों को मिला उनको नहीं मिल पाया। इस केस में आप क्या करेंगे? उनके बारे में जानेंगे और उनको डिस्कशंस में इन्वॉल्व कराएंगे। पॉजिटिव बात है, बच्चा एक्टिव होगा, ये तो अच्छी बात लग रही है। फिर भी बी ऑप्शन देखते हैं। अलग थलग नहीं बिठाएंगे आप बच्चे को, सेपरेटली क्यों बिठाओगे? इग्नोर तो बिल्कुल ही नहीं करना, फिर सीखेगा कैसे बच्चा? सिर्फ रिटर्न वर्क दे देंगे उनको, दुश्मनी थोड़ी आपकी। ए ऑप्शन, जहां पे आप कोशिश कर रहे हो बच्चे की पृष्ठभूमि, बच्चे के बैकग्राउंड से जुड़ने की, उसकी नॉलेज, उसकी संस्कृति, जो भी वो घर से लेके आया है उससे कनेक्ट करने की, ये बात तो सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स इज एन आइडेंटिफायर ऑफ अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी? अब इसमें पता नहीं, कई लोगों को कंफ्यूजन रहती है, मतलब कौन सा एक ऑप्शन जो है वो आइडेंटिफाई कर पाएगा, पहचान कर पाएगा ऐसे बच्चे की जिसको अधिगम निर्योग्यता है, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी है। अच्छा, इसमें कई लोगों को ये कंफ्यूजन हो गई। इस तरह का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिगम निर्योग्यता का मतलब ये नहीं होता कभी भी कि बच्चे को फिजिकली कुछ प्रॉब्लम होगी, वो डिसेबिलिटी है, वो एक अलग तरह की डिसेबिलिटी है जिसको हम फिजिकल डिसेबिलिटी कह रहे हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ये ऐसी होती है बच्चा नॉर्मल दिखेगा आपको, जैसे बमन ईरानी को डिसलेक्सिया है, बहुत सारे लोगों को डिसलेक्सिया है, इवन जो आप तारे जमीन पर में मूवी देखते हैं ईशान अवस्थी, उसको डिसलेक्सिया, बट देख के कोई बता पा रहा है कि है नहीं, या तो आपको उसकी नोटबुक चेक करनी पड़ेगी या तो उसके व्यवहार में कहीं देखना पड़ेगा। तो ये कोई ऐसा नहीं है जो शारीरिक रूप से दिख जाएगा कि डिसलेक्सिया लिखा हुआ है माथे पे, ठीक है। अब्यूसिव बिहेवियर बिल्कुल नहीं, वाह, अब्यूसिव बिहेवियरल प्रॉब्लम नहीं है लर्निंग डिसेबिलिटी। लो अटेंशन स्पैन, ये एडीएचडी वाला बच्चा है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी एक अलग डिसऑर्डर हुआ। मूड स्विंग्स, ये ऑटिज्म वाला बच्चा कह सकते हैं हम एक बार को, हालांकि ये सिर्फ एक लक्षण से नहीं कह सकते। राइटिंग बी एज डी एंड वॉज एज सॉ 21 एज 12, मतलब रिवर्स राइटिंग, उसकी नोटबुक में जब आप देख रहे हैं तो उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिस्ग्राफिया है। अगर पढ़ने में गलती करता है तो डिसलेक्सिया भी है। तो सिंपल बात है, आपको नोटबुक देख के या राइटिंग देख के पता लग जाएगा कि लर्निंग डिसेबिलिटी है कि नहीं। आ चाइल्ड हु कैन सी पार्शियली, एक बच्चा है जो पार्शियली देख सकता है, यानी आंशिक रूप से, कंप्लीटली नहीं देख सकता, आंशिक रूप से देख सकता है, उस केस में आप क्या कहेंगे? फटाफट से आंसर कीजिए, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है।
बृंदावती खारा, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम माय साइड, आपको दिल से प्रणाम फ्रॉम ओडिशा। थैंक यू बृंदावती, सुपर चैट किया है आपने, धन्यवाद आप सभी के प्यार के लिए। जिनके कमेंट्स में नहीं भी पढ़ पाती हूँ ना, या नहीं भी देख पाई हूँ आज तक। देखो, आ चाइल्ड हु कैन सी पार्शियली, क्या करोगे आप? जो वो बच्चा जिसको विजुअली इंपेयर्ड है, आधा देख पाता है या कुछ हद तक देख पाता है, तो आप क्या करोगे उसको? ऐसा थोड़ी कि एजुकेशन उसके काम की ही नहीं है, अलग थलग इंस्टीट्यूशन में बिठा दोगे, रेगुलर स्कूल में स्पेशल प्रोविजन करोगे, ये बात तो सही है। रेगुलर स्कूल में कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं, फिर तो सफरिंग हो जाएगी। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही है नॉर्मल स्कूल में, मतलब उसे विशेष प्रावधान दोगे आप। हो सकता है उसके लिए ऑडियो सीडी ले आओ, उसके लिए बड़ा बड़ा लिखो, उसको आगे बिठाओ ताकि उसको देख पाए। तो आप स्पेशल प्रोविजन करते हो नॉर्मल स्कूल में सभी के साथ बिठा करके, बस उसके लिए थोड़ी स्पेशल चीजें आप कर सकते हो, स्पेशल अरेंजमेंट आप या इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, लर्निंग यानी अधिगम। लर्निंग यानी अधिगम क्या है, फटाफट से आंसर कीजिए। व्हाट इज लर्निंग? हैज वेरी लिटिल कनेक्शन विद इमोशंस। ऐसा थोड़ी होता है, इंसान है तो पहले तो आधी तो जिंदगी आपकी इमोशंस नहीं बैंड बजाई हुई होती है। आपके हर क्षेत्र में लगभग आपको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं इमोशंस, आपके संवेग, है ना। मूड खराब हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चाहे आप कहीं पहुंच जाएं जीवन में। मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि इमोशंस तो लगभग आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ लर्नर्स इमोशंस, फिर से वही बात हो गई। इन्फ्लुएंस्ड बाय अ लर्नर्स इमोशंस, कह सकते हैं लर्निंग इन्फ्लुएंस्ड होती है। इज नॉट अफेक्टेड बाय अ लर्नर्स इमोशंस, गलत बात है ना। आपके इमोशंस कॉग्निशन को, आपके संज्ञान को, जिससे आप लर्निंग करते हैं कहीं ना कहीं, उसको प्रभावित करती है। तो ऑब्वियस है कि लर्निंग को प्रभावित करेगा बच्चे का संवेग, उसके इमोशंस। आप सीखते भी उसी तरीके से हैं जैसे आपके इमोशंस हैं, वो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर रहे होते हैं। आगे बढ़ेंगे इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। टू एनेबल, देख पा रहे होगे, थोड़ा सा जूम करने का प्रयास मैं कर देती हूँ। एक्चुअली होता क्या है, ये मैं टाइप करा सकती हूँ आराम से, बट आपको ऐसे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके दिमाग में पेपर वाली अप्रोच बनती है। टू एनेबल, उस दिन मैं लिखा भी था, आप में ज्यादातर लोगों ने कहा कि टाइप मत कराओ। टू एनेबल स्टूडेंट्स टू मेक कॉन्सेप्चुअल चेंजेस इन देयर थिंकिंग, बच्चे की अवधारणात्मक सोच में परिवर्तन। दैट मीन्स उसके कॉन्सेप्ट्स जो बने हुए हैं उनमें परिवर्तन। कैसे कराओगे? डिस्करेज करोगे उसको सोचने से, ये तो वाहियात बात हो गई। आपको एनकरेज करना पड़ेगा सोचने के लिए, सिर्फ एक्सप्लेन करके लेक्चर देके नहीं चलेगा। कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन, हाँ ये कह सकते हैं, और साथ में डिस्कशन, बच्चा एक्टिव होगा यहां पर। ऑफर रिवॉर्ड, सिर्फ रिवॉर्ड पनिशमेंट से जीवन नहीं चलेगा, बहुत अच्छा नहीं माना जाता रिवॉर्ड पनिशमेंट को, ठीक। मेक क्लियर एंड कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशंस एंड हैव डिस्कशंस विद द स्टूडेंट्स, यानी स्पष्ट आप डिस्कशन रखेंगे, परिचर्चा कराएंगे क्लास में ताकि वो समझ पाए, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ प्राइमरी स्कूल क्लासरूम व्हाट डज एक्टिव एंगेजमेंट मीन्स? एक्टिव एंगेजमेंट मतलब सक्रिय सहभागिता। प्राइमरी स्कूल में सक्रिय सहभागिता का मतलब क्या है, ये बता दो। हम लोग हो गए 15,000 लोग और 10,000 लोगों ने लाइक किया है, 5,000 लोगों को क्या हुआ बताओ? यू आर डूइंग ग्रेट, योर पेरेंट्स विल प्राउड ऑन यू, स्टे हैप्पी। थैंक यू अभिनव। और हाँ यार, पापा थोड़ा जल्दी चले गए अभी, खैर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, बट ही वॉज प्राउड। बताओ एक बार, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ प्राइमरी स्कूल क्लासरूम व्हाट डज एक्टिव एंगेजमेंट मीन? बताइए, सक्रिय बद्धता का अर्थ क्या है प्राइमरी स्कूल में? बच्चे के एक्टिव होने का मतलब क्या है? इमिटेटिंग एंड कॉपिंग, सिर्फ इमिटेट नकल करना नहीं, इंक्वायरी करना, क्वेश्चन करना। बच्चा एक्टिव है, ये देख लो, बच्चा एक्टिव है मतलब वो अपनी समझ का निर्माण स्वयं करता है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने का मौका उसे मिला हुआ है, तो ऑब्वियसली आंसर जो है वो सही होगा, ठीक। कॉपी करना, सिर्फ याद और रिकॉल करना, ये तो रोबोट या रोट मेमोराइजेशन हो जाएगा। एक बच्चा जो सुबह से शाम तक सिर्फ रोट लर्निंग करेगा उसको हम लर्निंग नहीं कहेंगे, है ना। जब तक बच्चा एक्टिव नहीं है तब तक बढ़िया लर्निंग नहीं होगी, एक्टिव लर्निंग नहीं होगी, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पर। चिल्ड्रन आर मोस्ट क्रिएटिव व्हेन दे पार्टिसिपेट इन एन एक्टिविटी। बच्चे क्या हैं, सबसे ज्यादा क्रिएटिव पाए जाएंगे, सबसे ज्यादा रचनात्मक पाए जाएंगे जब वो किसी एक्टिविटी में, किसी एक गतिविधि में कैसे भाग लेंगे, तब आप उनको मोटिवेटेड कहेंगे। बताइए। अंडर स्ट्रेस टू डू वेल इन फ्रंट ऑफ अदर्स, जब दूसरों के सामने अच्छा करने की इच्छा हो उनके अंदर। अपनी रुचि से इंटरेस्ट लें, रिवॉर्ड्स पुरस्कार के लिए या फिर शिक्षक की डांट से बचने के लिए। बताइए। आउट ऑफ इंटरेस्ट, जो आउट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है इंटरेस्ट से बाहर, इसका मतलब ऑब्वियस है कि अपनी रुचि से, अपने मन से जब आप किसी चीज को करते हैं, जैसे शायद मैं ये कर रही हूं तो मैं पूरे मन से कर रही हूँ, इसमें टोटली कह सकते हैं कि अपना इंटरेस्ट था तो हो पा रही हैं चीजें। इसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी तब भी आप करोगे, है ना। आप ज्यादा एक्टिव फील करोगे, ज्यादा आप 36 तरीके अपनाओगे अगर कोई चीज आपको पसंद होगी करने
के लिए, लेकिन मजबूरी में करना पड़े तो वही चीज उल्टी हो जाती है। तो कई बार इंटरेस्ट भी क्रिएट करना पड़ जाता है मजबूरी में। खैर, तो स्ट्रेस के लिए नहीं, रिवॉर्ड के लिए नहीं, एस्केप, बचने के लिए नहीं, ठीक है। एस्केप के लिए जैसे आधी दुनिया हमारे यहाँ सीरियल्स देखती है क्योंकि रियलिटी से एस्केप चाहिए। तो वो एक उम्र के बाद तो सही है, मिडिल एज में, बट आपकी और मेरी एज में यदि हम एस्केप ढूंढते रहेंगे तो रियलिटी से भटक जाएंगे और जो करना होगा वो नहीं कर पाएंगे। खैर, आउट ऑफ 30 कितना ठीक हुआ ये बता दो। 30 आउट ऑफ 30 कितना ठीक हुआ, कितने नंबर आपके आए? अच्छा पेपर था, आसान भी था, और मतलब पेपर तो बेसिकली एक स्टैंडर्ड में ही बनता है सीटेट का। कुछ परसेंट इजी होंगे, कुछ परसेंट आसान होंगे, किसी टॉपिक के क्वेश्चन आसान आ जाएंगे, किसी के मुश्किल आ जाएंगे, है ना। अब किसी को सेकंड पेपर कल करा दूंगी, इसका 3 बजे कराऊंगी। कल मेरी, अच्छा यार 3 बजे वाली क्लास है, 2 बजे करा सकती हूँ। 2 बजे रखती हूँ मैं ये वाला सेशन, दिन में कभी भी रख लूंगी, थोड़ा आप एक्टिव रहना, कोशिश करूंगी 2-2:30 बजे रख लूँ ताकि, और रात को हम फिर 9:30 क्या करेंगे, ईवीएस करेंगे, और दिन में हम ये वाला इसका सेकंड पार्ट जो पेपर 2 है वो करेंगे। होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप बिना कहे कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। मैं तो कहती रहती हूँ क्योंकि मजा आता है, आदत हो गई है अब इतने टाइम से, है ना। बाकी कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को। खिचड़ी खाई होगी आपने, मैंने भी खा ली है ना। चलो फिर ध्यान रखो अपना, कल मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। मैराथन मैं आज 15 है ना, कल मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई, 2-3 दिन रुक जाओ, 20 से शुरू कर लेती हूँ या तो 20 से 25 तक ले लेती हूँ, कुछ ना कुछ करती हूँ, लूंगी जरूर, ठीक है। चलो फिर बाय, टेक केयर। एक और सुपर चैट है, चलो इसको भी पढ़ के निपटाते हैं। सक्सेस पॉइंट चंद्रा, अच्छा जी ठीक है, धन्यवाद जी।